नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्ज़ाम को क्रैक करना, टीचर्स फैमिली गवर्नमेंट टीचर जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी की क्लास है। क्लास नंबर आपकी 48 है और सभी को पता है प्रत्येक क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करते हैं, एकदम नए क्वेश्चन करते हैं, नए पैटर्न पर क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे क्लास में 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करते हैं। और इसके पहले साथियों 47 जो है पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका प्लेलिस्ट आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पे क्लासेज चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। 30 में जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी कमेंट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक, अपना अपना कमेंट जो है स्कोर बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। ये कल के क्लास में हमने मॉक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया था। काफ़ी सारे यहाँ पे शिक्षक बंधुओं ने कमेंट भी किया है, फीडबैक भी किया है। तो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या ये सभी होते हैं। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया के अंग देखिए शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा किसके लिए होते हैं? शिक्षा कौन देता है? शिक्षक देते हैं, शिक्षण पद्धतियाँ सीखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग शिक्षक जो है शिक्षा देते हैं। शिक्षा किसको दी जाती है? विद्यार्थियों को दी जाती है। किसके माध्यम से? पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम भी होता है। तो ये तीनों जो है शिक्षा की प्रक्रिया के अंग हो जाएंगे। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं होगा? देखिए परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर और अवबोध स्तर की बात कर रहे हैं। देखिए इसका शिक्षण स्तर जो नहीं होगा, अब आप लोग सोचिए, परावर्ती, स्मृति, अवबोध ये तीनों अलग दिए गए, लेकिन अभिप्रेरणा मोटिवेशन के दिया गया है। तो एक शिक्षण का स्तर, देखिए शिक्षण का स्तर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षण का स्तर आपका परावर्ती होगा, स्मृति होगा, अवबोध होगा, लेकिन यहाँ पे अभिप्रेरणा स्तर नहीं होगा। अब आप बोलेंगे अभिप्रेरणा मोटिवेशन तो होता है, लेकिन शिक्षण का यह स्तर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो फीडबैक कमेंट करें, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तीसरा प्रश्न है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर। देखिए आपने पढ़ा होगा स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? देखिए उभयनिष्ठ आप कहते हैं ना, उभयनिष्ठ किसे बोला जाता है? जैसे आपके पीएच मान होता है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ये क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ कहलाता है। ना अम्ल में होता है, ना ही क्षार में होता है। इसी प्रकार स्मृति स्तर, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना में ऐसा सोपान बताइए इन जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। तो आप सभी लोग जानते हैं, चाहे स्मृति स्तर हो चाहे बोध स्तर हो, इन दोनों शिक्षण के प्रतिमान के संरचना में जो सोपान उभयनिष्ठ है वह है साथियों प्रस्तुतिकरण। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। आई होप आप लोग प्रत्येक क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड कर पा रहे होंगे और फीडबैक भी आप लोगों को सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। साथियों मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अव्यक्तिकरण है। इनका सही क्रम बताना है। ठीक है, मॉरिसन ने बोध स्तर शिक्षण के प्रतिमान तो दिए हैं 5 पदों में, इनका लेकिन सही क्रम में बताना कौन कौन सा, क्योंकि यहाँ पे सही क्रम में नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं ABCD, सही जो आपका क्रम हो आपको बताना है। तो मॉरिसन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉरिसन के बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में जो 5 पद वर्णित किए हैं वह साथियों इस प्रकार है। पहला होगा खोज। अब खोज करना तो उसके लिए प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी है, प्रस्तुतिकरण जरूरी है, उसके लिए आत्मीकरण भी होना बहुत ज़रूरी है। जब आत्मीकरण होना है अर्थात संगठन व्यवस्था भी उसके लिए होना जरूरी है, अर्थात वाचन और अव्यक्तिकरण होना जरूरी है। अर्थात आपका जो पहला हो जाएगा खोज करना, दूसरा हो जाएगा साथियों प्रस्तुतिकरण, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका आत्मीकरण और चौथे में आ जाएगा संगठन व्यवस्था और पांचों में वाचन और अव्यक्तिकरण। ये है 5 मॉरिसन के बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के 5 पद जो आपके वर्णित किए गए।
5वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है, वीवीआईपी कैटेगरी का यह प्रश्न है। सभी मेरे प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। एग्ज़ाम फतेह की तैयारी पर, सिलेक्शन की बारी इस बारी पक्की होगी सिलेक्शन हमारी। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जो है शिक्षण का होगा? परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण या संकलित की बात कर रहे हैं। सभी का कमेंट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, फटाफट कीजिएगा। कौन सा स्तर शिक्षण का कहला जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं अंतःक्रियात्मक जो है ये इनमें से स्तर जो है शिक्षण का कहला जाएगा। अंतःक्रियात्मक की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतवर्ष में जो है प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती। जो हमारा देश है, हमारे देश में प्राइमरी लेवल प्राथमिक शिक्षक में जो है या प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल देती है? बोध के विकास करने में बल देती है, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देती है, विवेचनात्मक चिंतन के विकास करने में बल देती है, या रटने को प्रेरित करने में बल देती है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा का जो बल देती है वह बोध का विकास करने में होती है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे रटने को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है साथियों, बोध के विकास करने की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर ही नहीं है? विभेदीकरण, स्मृति, चिंतनशील, समझ स्तर। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए सभी लोग जानते हैं शिक्षण स्तर अधिगम की अगर बात करें, शिक्षण अधिगम के स्तर की बात करें तो विभेदीकरण स्तर नहीं होगा, उसमें स्मृति स्तर होता है, चिंतनशील स्तर होता है, समझ स्तर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8वां प्रश्न क्या दिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिएगा। इनमें से कौन सा जो है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? यानी शिक्षण को समझना है तो कौन यहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर रहा है? समानता और अंतर देखने और सहजता स्थापित करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों प्रक्रियाओं को याद करने के योग बनाना। देखिए सभी लोग जानते हैं अगर शिक्षण को समझना है तो याद के साथ हम समझ नहीं कर सकते हैं। याद हो गया, कंठस्थ करना, रटना, ये निगेटिव माने जाते हैं बाल विकास पे, पेडोलॉजी पे। तो यह ध्यान दीजिए, ऐसे जैसे शब्द हैं तो उस ऑप्शन निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर और ऑप्शन देखिए, क्या इस ऑप्शन में निगेटिव दिया गया? नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग बनाना यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोगों का फीडबैक आ चुका है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ बच्चे उनके अनुभव या बच्चों के अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बच्चों को जो है उन्हें खेलने का मौका मिले, बच्चों को मित्र बनाने का मौका मिले, या बच्चों को में जो है कड़ा अनुशासन हो। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उनका अनुभव मिलना चाहिए, उनकी भावनाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए, ठीक है, यानी उनको मौका मिलना चाहिए बोलने का, उनको मौका मिलना चाहिए बात करने का, एक फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत, सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं। साथियों 10वां प्रश्न है कि वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तित्व जवाबदेही, कार्यों पर जोर, या शिक्षक केंद्रित की बात कर रहे हैं। तो वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि सहयोग की बात कर रहा है। तो सहयोगात्मक स्थिति आमने सामने के अंतःक्रिया में हो सकता है, व्यक्तिगत अगर जवाबदेही है ये भी सीमा हो सकती है, कार्यों पर जोर देना भी हो सकता है। लेकिन ऐसी विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा है तो शिक्षक केंद्रित हो, ऐसा नहीं है। ऐसी विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है वह शिक्षक केंद्रित, क्योंकि शिक्षा है, अगर शिक्षक केंद्रित होगी तो थोपना हो जाएगा, शिक्षक का प्रेशर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। तो सहयोगात्मक स्थिति आपकी शिक्षक केंद्रित नहीं होगी।
अगर बालक केंद्रित होती, शिक्षार्थी विद्यार्थी केंद्रित होती तो एक प्रकार माना जा सकता था। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। देखिए आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, तो आप लोग ये बताइए आपको जो है कक्षा में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। प्रगतिशील भूमिका में कार्य करना चाहिए, प्रभुत्ववादी में भूमिका में कार्य करना चाहिए, प्रजातांत्रिक भूमिका में या प्रभावशाली भूमिका में काम करना चाहिए। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, किस भूमिका में आप लोगों को कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार कार्य करना चाहिए। प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या प्रभावशाली भूमिका में। 4 ऑप्शन दिए जा चुके हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन प्रजातांत्रिक भूमिका की बात करेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा सीखना स्थायी हो सकता है। रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। तो आप सभी लोग जानते हैं सीखने का स्थायी पूछा जा रहा है, तो जब हम कोई चीज़ अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जब हम कोई चीज़ अच्छे तरीके से समझ लेते हैं अर्थात वह ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है, क्योंकि हमारे वह समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर बच्चों को आप बता देंगे 2 + 3 = 5 होता है, जोड़ ये होता है, तो बच्चा जब समझ जाएगा तो ये भी बता देगा कि 1 + 2 = 3 होता है। ठीक है, ये 2 डिब्बे मिलके 2 डिब्बे और मिल जाएँ तो टोटल 4 डिब्बे हो जाएंगे, तो ये बच्चा समझ जाता है। अर्थात सीखने का स्थायी तभी होता है जब बच्चा समझ जाए कोई भी चीज़ हो। अगर जब आप इस क्लास को ये सारे क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आने लगेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, जो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए, प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिए, प्रत्येक प्रश्न को सीखिए, क्योंकि सीखना जो होता है वह आप लोग समझ कर ही सीख सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। सिलेक्शन की तैयारी इस बार पक्की होगी। तो कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए। शांत होना चाहिए, बिल्कुल एकदम शांत, या शोरगुल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए या मित्रतापूर्ण होनी चाहिए। तो कक्षा कक्ष का जो वातावरण है साथियों, मित्रतापूर्ण। किसकी बात कर रहे हैं, मित्रतापूर्ण होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है। मान लीजिए आपका एक कक्षा का एक विद्यार्थी है और उसकी प्रवृत्ति को आप बदलना चाहते हैं, तो उसे विद्यार्थी के साथ जो है कड़ाई से पेश आना होगा, या कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने की योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या उसके समूह सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति जो है प्रेरित करना होगा। तो सभी लोग जानते हैं अगर आप अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलना चाहते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, प्रवृत्ति बदलने के लिए कह रहा था एक शिक्षक के रूप में उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि समूह में एक व्यक्ति का अगर आप बदल लेंगे तो कुछ नहीं होता है, पूरे समूह की प्रवृत्ति को बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ से आपका डी ऑप्शन था विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना। तो प्रेरित बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रवृत्ति बदलना है, तो प्रेरित से प्रवृत्ति नहीं बदली जा सकती। जब आप उसके पूरे समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति बदलेंगे तो अपने आप प्रवृत्ति उसकी बदल जाएगी, क्योंकि वातावरण हमारे आसपास का वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टडी के लिए, बालक बालिकाओं के लिए, शिक्षार्थी के लिए। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। सत्ताधारी, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेपी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली जो बेहतर होगी वह साथी होंगी प्रजातांत्रिक। एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आप कैसे आपकी जो वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो प्रजातांत्रिक हमने किया था। उस बार आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इस प्रश्न पर आपका पूरा जो है पुराने प्रश्न का भी आपका इस क्वेश्चन पर हमारा आंसर क्लियर हो गया। अर्थात प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली होगी, वह होगी प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की बात करेंगे। अगला प्रश्न साथियों, शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा होता है। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। देखिए शिक्षण का सत्तावादी स्तर, सत्तावादी मतलब किसी सरकार बन रही है भैया जिसके ज़्यादा विधायक होंगे, जिसके ज़्यादा सांसद होंगे, ठीक। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर मतलब ही होगा कि उसके सत्तावादी। तो शिक्षण का सत्तावादी कौन हो जाएगा, यहाँ पे कैसा होना चाहिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, तभी सत्तावादी कहलाएगा।
जो कि सत्तावादी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण का सत्तावादी, क्योंकि शिक्षण कौन कराता है? शिक्षक कराता है भैया। शिक्षण बच्चों को, जो शिक्षण प्रक्रिया, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं? पेडागोजी हमारी क्या है? शिक्षण प्रक्रिया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, उनके तरीका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं? शिक्षण हो जाता है। और शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में खाली स्थान किसके अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होंगी? किसकी बात कर रहे हैं? अधिगम के अनुकूल वातावरण में विद्यार्थी को स्वायत्तता के अलावा, बहुविषयक दृष्टिकोण के अलावा, शिक्षक की निगरानी या लचीली प्रक्रिया के अलावा। तो आप सभी लोग जानते हैं अधिगम के एक अनुकूल वातावरण के लिए शिक्षक की निगरानी के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होंगी। क्योंकि अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है तो शिक्षार्थी की स्वायत्तता होनी चाहिए। किसकी? बालक बालिकाओं की, विद्यार्थी की, शिक्षार्थी की स्वायत्तता होनी चाहिए, बहुविषयक दृष्टिकोण होनी चाहिए और प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। लेकिन शिक्षक की निगरानी यहाँ पे आपका नेगेटिव और नकारात्मक हो जाएगा। अर्थात शिक्षण की निगरानी के अलावा ये विशेषताएं उपस्थित होंगी अधिगम के अनुकूल वातावरण के लिए। साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? तो बच्चों में सीखने सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे उपयुक्त शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है, वह कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या निरंतर आपको गृहकार्य देते रहना बच्चों को, लो बिल्कुल होमवर्क बिल्कुल लगातार आप दे रहे हैं, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो आप सभी जानते हैं, समझते हैं कि बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए जो सबसे उपयुक्त होगा कि शिक्षार्थियों में कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। पहला ऑप्शन अन्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण में क्या होगा? शिक्षार्थी अनुशासन, शिक्षार्थी को स्वायत्तता, रैखिक अनावरण या शिक्षक का अधिकार। तो आप सभी लोग जानते हैं एक बच्चे के लिए अनुकूलन अधिगम वातावरण करना है तो शिक्षार्थी को स्वायत्तता की बात करेंगे। शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन करना, सीखना व्यक्तित्व में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। संज्ञानात्मक, स्नेह, व्यवहार, प्रेरक व्यवहार और अनुभवात्मक सहित आमतौर पर अभ्यास द्वारा लाया गया प्रदर्शन में परिवर्तन को दर्शाता है। हालांकि यह अंतर्दृष्टि या स्मृति सहित अन्य कारकों से उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना या कक्षा में देरी से पहुंचना। तो कौन से शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या हो जाएगी? विषय वस्तु को समझने की समस्या। तो शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या क्या हो जाएगी? विषय वस्तु को समझने की समस्या हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है, 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम में योजना में सही क्रम बताना है कि प्रेरणा, प्रस्तुति, पुनः पंजीकरण, मूल्यांकन, गृह समानुदेशन। तो पाठ्यक्रम योजना का सही क्रम बताना है, प्रेरणा, प्रस्तुति, मूल्यांकन, पुनः पंजीकरण, गृह समानुदेशन, प्रेरणा, ये सारी चीज़ें आपके अन्य क्रम में लिखे हुए हैं। तो पाठ्यक्रम योजना का सही क्रम क्या होगा? पहले होता है प्रेरणा की प्रस्तुति, फिर होता है पुनः पंजीकरण करना, फिर इसके बाद मूल्यांकन, फिर होता है गृह समानुदेशन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करें, फीडबैक करें, आपका कमेंट सर्वोपरि ही है, फीडबैक सर्वमान्य है। शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं? पिछले क्लास में हमने बताया था 3 चर आपको बताए थे कि शिक्षण के आधार पर 3 चर होते हैं। आई होप आप लोग पिछली क्लास अच्छे तरीके से अटेंड किए होंगे, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन है? मारिया मोंटेसरी, कोहलबर्ग, हर्बर्ट या बिने। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी पंचपदी प्रणाली की बात की जाती है तो हर्बर्ट पंचपदी की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्य योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता हर्बर्ट थे। हर्बर्ट ने अपने शिक्षा का दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर अध्यापन की एक सामान्य प्रणाली का प्रतिपादन किया
और प्रारंभ में इनके कितने 4 भाग थे। पहला है स्पष्टता, दूसरा संबंध, तीसरा व्यवस्था या प्रणाली और चौथा है विधि। तो हार्वर्ड के अनुयायियों ने कुछ साधारण संशोधन करने के उपरांत इसे हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का स्वरूप दिया। जो पंचपद कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सहयोग, नियमीकरण, अनुप्रयोग। और इनके क्रम भी पूछे जा सकते हैं। हार्वर्ड पंचपदी के क्रम कौन या सही क्रम कौन सा होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रथम क्रम कौन सा होगा? प्रस्तावना होगा। अंतिम कौन होगा? अनुप्रयोग होगा। ये सारे बनने चाहिए और इसी टाइप से प्रश्न घुमाया जा सकता है, बाकी कहीं और से आया नहीं है, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं डिटेल के साथ और समझकर प्रत्येक प्रश्न को अटेंड करें। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी या इनमें से कोई नहीं? देखिए, शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी होता है, बालक बालिकाएं होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? कि विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर, कक्षा में एक इंडोर गेम आयोजित करवाकर, कहानी कथन विधि द्वारा या कक्षा में किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रण करवाकर। तो आप सभी लोग जानते हैं एक शिक्षक को विद्यार्थी की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, तो ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होगा विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। किसकी बात कर रहे हैं? विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो शिक्षण जो कार्य प्रारंभ के पहले जो है पूर्व, उसके पहले आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? आपको छात्रों को खड़ा करना चाहिए, कि स्टैंड अप कर देंगे, कि छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, श्याम पट को साफ करना चाहिए, कि छात्रों को चुपचाप रहने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए पूर्व शिक्षक का जो बहुत ही बेहतरीन अच्छा कार्य है वह छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना। क्योंकि छात्र जब मानसिक रूप से जब आप लोग तैयार होंगे, आप स्वयं सोचिए, अगर हम अपने आप में मानसिक रूप से जब तैयार होंगे तो पढ़ने में अच्छा लगता है, हर एक काम में अच्छा लगता है। इसलिए मानसिक स्तर जो होता है उसको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं होगा? देखिए, जानते शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, ये तीनों सिद्धांत पाठ योजना में शामिल होंगे। लेकिन योजना की दृढ़ता, कोई भी योजना की मजबूती, दृढ़ता मतलब क्या होता है? मजबूती, तो ये सिद्धांत पाठ योजना में नहीं होगा, क्योंकि पाठ योजना में शिक्षार्थी का ज्ञान होना आवश्यक है, उद्देश्यों में स्पष्टता होनी चाहिए और शिक्षण का ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा होता है? पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि होता है, अनुभव होता है, जिज्ञासा होता है। देखिए, सभी लोग जानते समझते हैं सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान। अगर आपको सीखना है, मान लीजिए आप पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको सीखना है इस प्रक्रिया में, इस क्लास में पेडागोजी सीखना है, प्रत्येक क्लास में आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या होगा? आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको शिक्षक बनने की जिज्ञासा होनी चाहिए, एग्जाम फतेह करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, सिलेक्शन पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार सीखने का प्रथम सोपान बालक में जिज्ञासा होनी चाहिए। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान जो सीखना चाहता है उसके प्रति जिज्ञासा का होना, उसके पश्चात उसे ध्यान से देखना, सुनना, फिर उसे करने का प्रयास करना। सीखने की इच्छा होना, सीखने वाले की खोज कर उनसे सहमत प्राप्त करना कि वे सिखाएंगे, और सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान देखना, सुनना और समझना होता है। तो पहला क्या होगा? जिज्ञासा की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी करनी चाहिए, कभी नहीं, नियमित या कोई नहीं। देखिए, अगर आप नियमित होमवर्क दे रहे हैं तो सबसे अच्छा बात यह है कि अंत में सभी लोग होमवर्क देते हैं कि आप कोई बच्चों इस पाठ के ये प्रश्न याद करके आना है, इनकी स्पेलिंग याद करके आना है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें देते हैं, तो शिक्षक को गृह कार्य जाँच करना चाहिए, नियमित जाँच करना चाहिए। तीसवां प्रश्न है, इसके बाद एक मुख्य क्वेश्चन भी करेंगे। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। देखिए, शिक्षण जो है सबसे अधिक प्रभावी कब हो सकता है? जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, जब शिक्षक विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थी को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए,
यह एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाना चाहिए। देखिए आप शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होगा? शिक्षण किसके लिए किया जा सकता है? बालक बालिकी विद्यार्थियों शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण किया जाता है। तो क्या होना चाहिए? अर्थात विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बालक से बन नहीं रहा उसका मानसिक स्तर देखिए। ठीक है, उस बालक के मानसिक स्तर, उस विद्यार्थी को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावशाली जो है प्रभावी शिक्षण हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और आइए जान लेते हैं आज का जो है मॉक क्वेश्चन क्या है। बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है या क्रिया करके होता है। तो बालकों में अधिगम कैसा होगा? देखिए बालक की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो बालक में अधिगम कैसा होगा ये भी बताना है। और ये जो हमने 30 प्रश्न किए हैं, लाजवाब प्रश्न, 30 में जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट जरूर कीजिए। और ये आपके बाल विकास के 2500 प्रश्नों की यह आपकी सीरीज चल रही है, एग्जाम फतेह की सीरीज चल रही है। और बाल विकास में 28 नंबर आउट ऑफ 30 में से लाने की तैयारी चल रही है। बाकी सभी क्लासेज प्रैक्टिस चल रहे हैं, सभी लोग अटेंड करें। और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि आपके कमेंट आते हैं कि सर हमें आपकी क्लास के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो नोटिफिकेशन इसीलिए बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।